हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की। डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा था ना, ये 3 दिन में जितना मैं पढ़ा हूं उतना पढ़ लेना। और हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं यार, और तो क्या कर सकते हैं। अब यही कोशिश हमारी वितान भाग 2 पुस्तक जो हमारी 10 नंबर की है, जहां से हमारे पास 3 सवाल होंगे, 3 में से 2 सवाल करने। और चैप्टर में हमारे पास कितने 3 है। नंबर 1 सिल्वर वेडिंग, नंबर 2 जूझ, नंबर 3 है अतीत में दबे पांव। अभी 3 सवालों में से 2 सवाल हल करेंगे तो एक सवाल हमारा 5 नंबर का होगा। तो कोशिश की है मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 5 सवाल तैयार करने की। अब यहां से लगभग आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा। और बेटा यदि नहीं आए ना तो कुछ मत कहना यार अपने बड़े भाई को, क्योंकि यार कोशिश की है मैंने भी, आप भी कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखो इस कोशिश को हम लोग सफल बना सकते हैं या नहीं, तो देखते हैं। पहला सवाल है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों कहा गया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें समय के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन जो यशोधर बाबू जी हैं वो किसनदा के पद चिन्हों पर चलते हैं। अब उनके जो संस्कार दिए गए थे, उन संस्कारों के कारण वो समय के अनुसार नहीं बदल पाते हैं, इस कारण ऐसा हुआ है। और उनकी जो वाइफ थी तो बच्चों के अनुसार वो बदल जाती है। क्योंकि आपको याद होगा जब कहानी पढ़ते हैं हम तो उन्होंने कहा था कि पहले बूढ़ियों की तरह जो भी नियम अपनाए गए थे वो मुझे अपनाना पड़ा था, जब वो मतलब सह परिवार साथ रहते थे ना, 2 भाइयों के साथ। और तो इस प्रकार से तो वो आधुनिक मॉम बन जाती है, लेकिन यशोधर बाबू जी नहीं बन पाते। एक बार पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। दूसरा है समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग। यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह, तकिया कलाम क्या होता है, कोई भी बात कहो और इस शब्द का, इन दोनों शब्दों का प्रयोग करना। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य में क्या संबंध बनता है। देखो समहाउ प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर क्या होता है कि हमेशा अनिर्णय की स्थिति बने रहना। यानी कि उसके बड़े बेटे भूषण को 1500 रुपये माहवार वेतन मिलना, तो वो भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता था कि यार मेरा वेतन तो अब रिटायर्ड के समय इतना वेतन प्राप्त हो रहा था, मतलब कुछ ना तो कुछ दाल में काला है। और क्या बता पूरी की पूरी दाल काली हो। तो पढ़ लेना, मैंने आपको अच्छे से वितान भाग 2 पढ़ा दिया है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको इसको पढ़ करके चले जाना है। नेक्स्ट बात करें, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखिए जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए बुजुर्गों के वो अच्छे नहीं लगते। आपको याद है, देखो बेटा मैं तो हमेशा कहता हूं, चाहे आपके मम्मी पापा हो चाहे किसी के भी हो, बुजुर्ग जो भी हैं उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करो। आप कोई भी कार्य करें, जैसे यहाँ मैंने लिखा है बर्गर, पिज्जा, क्रिकेट, वीडियो गेम, टीवी, फ्रिज, ये सब यानी कि बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता है, तो आप भी थोड़ा उनसे दूर हट करके किया करें। क्योंकि उनको ये सुविधा पहले नहीं थी, अब आई है और उनको अच्छा भी नहीं लगता है। तो कोशिश करो कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ थोड़ा अच्छा सीख पाएं। तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण था, तो मैंने आप लोगों के लिए रख दिया है। अब आता है हमारा दूसरा चैप्टर जूझ। शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। चारित्रिक विशेषता देख लेते, एक बार पढ़ लेते हैं मैं उसको। आनंद यादव की इस उपन्यास के संकलित अंश का शीर्षक जूझ यानी संघर्ष अत्यंत रोचक, संक्षिप्त, कौतूहलवर्धक तथा संपूर्ण कथानक का सूचक है। जूझ करते हैं संघर्ष। कथानायक आनंद को पाठशाला जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सर्वप्रथम उसे अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा, फिर उसे माँ का दादाजी दत्ताजी राव सरकार का सहयोग मिला। पाठ में शरारती छात्रों से संघर्ष करने के बाद वह ठीक प्रकार से पढ़ने लगा। पढ़ाई के दौरान उसे गणित विषय में सीखने तथा कविता रचने में संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार से हम लोग पूरा चैप्टर कह सकते हैं कि हाँ, उनके चरित्र की विशेषताओं पर को भी उजागर यहाँ किया गया है कि जो इंसान जो कुछ कर सकता था वह नहीं कर पा रहा है। किसके कारण? अपने दादा, अपने पिता के कारण। लेकिन अपनी माँ का साथ मिला और दत्ताजी राव सरकार का सहयोग मिला, तो वह सारे कार्य जो वो कर सकता था वो सारे के सारे उनके चरित्र में उभरने लगे। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं हाँ, यह चैप्टर जो है वो नायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। श्री सोंदलेकर साहब के अध्यापन उन विशेषताओं को रेखांकित करें। ये सबसे गजब सवाल है बेटा ये। तो उनके बारे में जो का तू लिख देना, किस प्रकार से कविता पढ़ाते थे, कविता पढ़ते पढ़ते किस प्रकार से लय में रम जाते थे। उन्हीं के कारण हमारे जो जकाते साहब हैं, लेखक हैं, वो भी कविता लिखने में माहिर हो जाते हैं। किसके कारण? नैवा सोंदलेकर साहब के कारण। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और कर लेना हल, आप लोग आराम से कर लेंगे।
कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति धारणा में पहला, देखो 500 हैं लेकिन मेरे को लगा कि ये अच्छा हो सकता है, इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है। देखो पहला अकेलापन उसे काटता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब क्या है, कविता लिखने सीख गया तो जोर जोर से गाना कविता, भैंसों की पीठ पर लिखना कविता, तो वो अकेलापन उनका क्या हो गया, अब सुखदायी हो गया। पहले कैसा था, दुखदायी था। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया है। एक और सवाल है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा, ये भी सवाल आ सकता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल मैंने ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। यदि ये झूठ का सहारा नहीं लेते ना, तो पूरी जिंदगी पर लेखक को शायद खेती करना पड़ता है और उससे कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये भी है, ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपत्ति उसे भव्यता का आडम। देखो बेटा 5 की जगह 8 रखा है, ऐसा मत कर दें सर 5 लिखा है 8 करवा दिए। लास्ट के ये 2 सवाल महत्वपूर्ण नहीं लगे थे, लेकिन मेरे को लगा क्या पता किस्मत मेरी खराब हो या आपकी खराब हो, तो कोई नहीं है यार, 5 की जगह 8 हम लोग कर लेंगे। तो बहुत गजब का सवाल है, देख लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना। आप पीडीएफ आप लोगों को पता ही है, ऐप पर मिल ही रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो। पहले ही इस ऐप जैसे ओपन करोगे ना, वीडियो सेक्शन में चले जाना और वहां पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक भी मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को वीडियो पीडीएफ का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये थे हमारे 5 की जगह 8 सवाल। तो उम्मीद करता हूँ यार कोशिश की है आपके बड़े भाई ने। यहाँ से सवाल मान लो 3 में से 1 भी आ गया तो भी मैं ये कहूँगा कि हाँ हमारी सफलता रंग लेकर आई है। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ से 2 के 2 सवाल हमारे पास आ जाएंगे। डोंट वरी, डरना नहीं है, आराम से एग्जाम हॉल में बैठना है, आराम से जितना पढ़ा है ना, चिंता और डर को दूर रख करके फिर एग्जाम देना, बहुत अच्छा पेपर होगा। ओके बेटा, धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।